बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की बात करें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ जारी है। 2 टेस्ट हो चुके हैं। क्या एपिक किस्म का खूबसूरत टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच कराची में खेला गया और पाकिस्तान ने जिस तरह उस मैच को सेव किया, जितना क्रेडिट बाबर आजम और उसकी टीम को दिया जाए वो कम है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ फिर कल से लाहौर में तीसरा टेस्ट मैच भी होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और उसमें क्या टीम कम्बिनेशन होना चाहिए इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे हम। इसके साथ साथ T20 और ODI सीरीज़ के लिए भी टीम का अनाउंसमेंट हो चुकी है, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। किन प्लेयर्स को किन रीजंस की वजह से सेलेक्ट किया गया और जो सिलेक्ट नहीं हुए उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल एशियन जो कप है, एशिया कप, उसके हवाले से भी अनाउंसमेंट आ चुकी है। वो श्रीलंका में खेला जाएगा इस साल, उस हवाले से भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ शो में जो मौजूद है तो बहुत स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, बड़े अच्छे होस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके एनालिसिस भी होते हैं। हमारे शो में मौजूद है वन एंड ओनली अब्दुल गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इट्स रियली प्लेयर जी, आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जितने भी मैंने इंट्रो में बात की इस पर डिस्कशन करें। लेकिन गफ़ार भाई, मेरी कोशिश होती है हर शो में जब मेरा एक न्यू गेस्ट के साथ में आता हूँ और थोड़ी सी डिस्कशन मैं उस गेस्ट के हवाले से भी करता हूँ, ताकि ऑब्वियसली आप भी बड़े अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी हैं। तो थोड़ा सा अपने इनिशियल डेज़ का भी बताइए, किस तरह आपकी टेंडेंसी हुई स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए और लगा कि मैंने पर्टिकुलरली क्रिकेट को फोकस करना और इसकी जर्नलिज्म को कैरी करना। नहीं, बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने कुछ हमारी जर्नी भी पूछी और उसको बताने का मजा भी नहीं, आएगा। मैं ज़रूर पूछता हूँ। ये जो मेरी आप देख रहे हैं निशान, जो मेरा शनाख्ती कार्ड का भी अलामत है, ये जो कट लगा हुआ है, ये भी स्पोर्ट्स की वजह से। मैं बहुत छोटा था तो मैं PTV की 9 बजे की खबरें मिस नहीं करता था। बहुत अच्छा। पुरानी बात है ये। तो मैं स्पोर्ट्स खबरें आई तो मुझे किसी ने आवाज़ दी कि भाई स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई है। मैं घूमता हुआ गया और सीधा दीवार पे सर मार दिया। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, बस ये क्रिकेट से मोहब्बत शुरू से ही है और आज तक बरकरार है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका पैशन जो होता है वो उनका प्रोफेशन बन जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पर अल्लाह ताला का कि जिस चीज़ का मुझे शौक था मुझे वही प्रोफेशन मिला। और बस कहते हैं ना, ईट स्लीप ड्रिंक, ये हमारा सब कुछ क्रिकेट के साथ क्रिकेट। ताल्लुक है, स्पोर्ट्स के साथ, तो ये चलता रहता है। हाँ, नहीं, मेरा मानना तो ये है कि हमें हर स्पोर्ट्स को वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि सारी स्पोर्ट्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली कहना चाहूँगा मैं कि हमारा का सारा या पूरी नेशन का ही जो फोकस है वो क्रिकेट पे चला गया। और अब तो समहाउ सब कॉन्टिनेंट के अंदर या पाकिस्तान की बात करें तो सेकंड रिलीजन के तौर पे भी लिया जाता है और सबसे बड़ा फेस्टिवल के तौर पे भी इसको हम करते हैं। अच्छा गफ़ार भाई, सबसे पहले मैं जो एक हिस्टोरिकल सीरीज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जारी है इस हवाले से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे होगा पिचेस के स्टैंडर्ड के हवाले से। रमीज़ राजा साहब की जैसे ही एज ए PCB चेयरमैन इंडक्शन होती है, उनका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर लास्ट तक जो उनकी बात थी वो पिचेस के ऊपर थी। जैसे ड्रॉप इन पिचेस की भी उन्होंने बात की, पिचेस के स्टैंडर्ड पे भी बात की। पिंडी का टेस्ट तो हमारे सामने ही है, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही वेट गुजरा, जिसमें लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की। फिर इवन दो सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी पाकिस्तान पहली इनिंग में बहुत बुरा खेला, बट ओवरऑल पिच के स्टैंडर्ड पे फिर भी बहुत बात हुई। जिस तरह पाकिस्तान ने सेव किया टेस्ट मैच को, खैर वो क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है, उस पर मैं सेपरेट बात करूंगा आपसे। पहले पिचेस के स्टैंडर्ड पे बताइए, क्या आपको लगता है कि क्या हमारे क्यूरेटर का मसला है, वो इस कैलिबर के नहीं है, उनकी एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, या हमारी कोई जो सोल है वही इस तरह की है कि ना उस पर बॉल स्पिन होती है, ना बाउंस आता है, ना स्विंग होती है? कैसे देखते हैं स्टैंडर्ड को आप? देखिए इरफान, पहली बात तो ये कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है और दुनिया भर में जो रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से हेडलाइंस लगी, खबरें लगी, और ये बहुत ही मायूस कुन और मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसी पिचेस बने जहां पर हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। हम सेलिब्रेट करें 24 साल के ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान आने को, लेकिन साथ साथ क्रिकेट का भी तो एक स्टेक है ना। ये खेल है तो सब कुछ है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। रावलपिंडी टेस्ट के दौरान बहुत अच्छी हेडलाइन नहीं लगी दुनिया भर में, और ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अच्छा एक्सपोजर भी नहीं गया। ICC ने भी आपको पता है कि बिलो एवरेज करार दिया। जो आपने बात की ना इरफान भाई, मसला कुछ और है, ना तो क्यूरेटर का है और ना हमारी मिट्टी का है। प्रॉब्लम हमारी सोच का है इरफान, क्योंकि क्यूरेटर तो एक नौकरी करने वाले शख्स हैं, जो उनको हुक्म मिलेगा वो उसके गुलाम हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको कहा जाए कि जी बहुत ज़्यादा फ्लैट ट्रैक बना दें और वो थोड़ा कम फ्लैट ट्रैक बना दें,
उनको कहा जाए बहुत स्पिन विकेट बना दें, थोड़ी बहुत स्पिन ना हो, कोई उनको कह दिया जाए कि फास्ट बॉलर बहुत तगड़ी बॉलिंग करें बट थोड़ा कम स्विंग हो। बट अगर आप उनको कह देंगे कि जी हमें बिल्कुल फट्टा विकेट बनानी है, जिसको क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं, और आपने बिल्कुल डेड विकेट प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें क्यूरेटर बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है। दूसरा, कराची की पिच के ऊपर भी कमोबेश यही सूरत हाल थी, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, ये मान लें कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी थी, बट हमने कोई बहुत अच्छे शॉट्स भी नहीं खेले थे। तो हमने बहुत सारी जो विकेटें गंवाई उस तीसरे दिन के मिडल सेशन में, वो अपनी गलतियों से गंवाई थी। क्रिकेट वहाँ भी बहुत अच्छा था, लेकिन 171 ओवर खेलना चौथे इनिंग्स में, ये पाकिस्तान का कारनामा है। ये किसी भी टीम के लिए किसी भी पिच पर आसान नहीं था, तो इस पे तो आपकी बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ। लेट्स होप इरफान के जो लाहौर की विकेट है, कम से कम यहाँ पर जरूर रिजल्ट आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले सालों तक। कि 2022 में, ये 1982 की बात नहीं हो रही, 1972 की, जब हर टेस्ट में ड्रॉ होता था। अब तो बड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 4 रन पर ओवर से वो खेलते हैं, चौथे दिन पांचवें दिन रिजल्ट आता ही आता है। आईसीसी की सोल क्या है, इस पर सोच भी यही है कि टेस्ट चैंपियनशिप के जरिए मुकाबले को थोड़ा सा इस तरह क्या किया जाए कि हमें टेस्ट क्रिकेट को भी बचाना है। बट अगर गफार ऐसी भाई, पिचेस बनेगी इरफान, जिसमें अनफॉर्चुनेटली अगर हम भी उसका हिस्सा हैं पाकिस्तानी होकर, तो फिर टेस्ट क्रिकेट का क्या बनेगा। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि लाहौर की विकेट पर रिजल्ट जरूर आए। अच्छा गफार भाई, जो मैंने अपने स्टार्टिंग में बात की, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का बहुत क्लियर स्टांस था कि रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होनी चाहिए, और इसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरा सारी बात भी उन्होंने इसी पे की। दूसरी तरह उन्होंने अपनी एक दूसरी स्टेटमेंट के अंदर उसको निगेट भी कर दिया। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के पास 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड रैंक की नंबर 1 टीम है, हम फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना स्टेट ऑफ माइंड भी बड़ा क्लियर बता दिया कि वो डरे हुए थे। असल में तो उनकी अप्रोच ही सारी चलेगी, जिस तरह वो हर बात में कहते हैं कि पीसीबी मैं हूँ, मेरे से पीसीबी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम मैनेजमेंट का इतना बड़ा रोल है जितना उनका अपना रोल नज़र आ रहा है मुझे चेयरमैन का। तो उन्होंने खुद ही इसका निगेट किया कि हम डरे हुए हैं, हम उनको गिफ्ट नहीं करना चाहते थे सीरीज़, कि अगर हम बैटिंग बॉल थोड़ा सा भी बॉल स्विमिंग ट्रैक बनाते तो फंसता था। अब मेरा मानना ये है कि आप अगर इस तरह की अप्रोच के साथ है, टिमड है, स्केर्ड है, तो आपको करना क्या था कि आपके पास 2 जेन्युइन स्पिनर थे ना। हमें मानता हूं कि उस लेवल के नहीं थे, बट आप थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक बनाते। एटलीस्ट उनके पास एक स्पिनर है लाइन, और दूसरा सिम्पसन, अब जाके उसका पहला डेब्यू हुआ। तो इतना बड़ा कोई लिथल शेन वॉर्न नहीं था कि जो आपको अपने साथ ही पूरी टीम को उड़ाता। और हमारी टीम की टेंडेंसी भी यही है कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फारवी, मेरा सेकंड क्वेश्चन इसमें यही है कि क्या हमारी जो अप्रोच टॉप से बॉटम तक, चेयरमैन, मैनेजमेंट, कैप्टन, वो इतनी स्केर्ड थी कि हम ऑस्ट्रेलिया से कहीं हार ना जाएं, और इसी वजह से इस बिल्कुल जो फटा वर्ड यूज़ किया आपने, जैसे लोकल क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, उसकी तरफ गए ये? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि नेथन लॉयन बहुत अच्छे स्पिनर है, 400 प्लस विकेटें हैं, मैं उनको दुनिया का बेहतरीन स्पिनर मानता हूं। लेकिन साथ आपने बिल्कुल ठीक कंपैरिजन किया कि वो शेन वॉर्न नहीं है कि वो आपको 3 मैचों में 30 विकेटें ले जाएंगे। यू नेवर नो, लॉयन भी इस तरह के बॉलर हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया है, और हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा ही नहीं। आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है, इसमें अगर आप देखें, क्योंकि शाहीन भी अभी टेस्ट बॉलर के तौर पे बहुत नए हैं, आपके पास स्पिनर्स भी नए हैं, हसन अली इंजर्ड हैं, उनका लिमिटेड ओवर्स का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं है, गो के टेस्ट मैचेस में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बट आपकी बैटिंग बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि आपकी बैटिंग में रिजवान, बाबर, फिर आपके पास अजहर अली, आपके पास फवाद आलम, हमारी विकेटों के वो एक्सपर्ट हैं। हमने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम क्यों इतना खौफ में मुब्तला हो गए कि हमने नेथन लाइन की वजह से स्पिन विकेट भी नहीं बनाई। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इरफान के। हमें ज्यादा ये सोचना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन विकेट पे कैसे खेलेगा, बिकॉज डेविड वार्नर तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बट उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशैन, पहली मर्तबा सभी लोग ये पाकिस्तान आए हैं, पहली मर्तबा 24 साल से ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई। मैं अगेन ये बात बोलूंगा कि आप जरूर अपने होम एडवांटेज का इस्तेमाल करें, आप आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स को भी ना जो है वो जाने दें। बट मुझे बताएं कि 3 मैचेस अगर ड्रॉ हो गए, तो फिर आपने कौन से पॉइंट्स गेन कर लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया तो नंबर 1 पोजीशन पर है, वो तो खुश होके जाएंगे इरफान अगर उनको यहाँ से तीनों मैचों के कुछ पॉइंट्स मिल गए। हमें तो ये सोचना चाहिए था कि हम उनको 3-0 हराते। लेकिन चलिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी है, बहुत स्टेब्लिश प्लेयर है, अभी एशेज में उन्होंने इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमने वाकई थोड़ा सा ये मुजाहिरा किया है कि हम खौफ में मुब्तला है कि ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा, ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा। ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। और गफार भाई, एक और चीज़ ये है ना, जिस तरह हम दोनों बात कर रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप जो है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ऑस्ट्रेलिया सारे टाइटल जीत चुका है, अब उसकी नज़र जो है वो इस पे है।
उसकी सबूत ये है कि उन्होंने अपनी फुल साइड भेजी टेस्ट के लिए, इवन दो T20 और ODI के लिए उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं आई, उन्होंने इसको पूरी प्रेफरेंस दी कि हमारी फुल साइड जाए, हम ताकि हारे ना और मैचेस जीते। वो तो ऑलमोस्ट सेकंड मैच में आई पर्सनली फील कि खुद ब्लंडर कर गए थोड़ा सा, जो उन्होंने पाकिस्तान को फोर्स नहीं किया फॉलो ऑन के लिए। अगर वो करते तो कोई डाउट नहीं था शायद वो ना जीत पाते। खैर उस पर मैं सेपरेट बात करता हूँ आपसे। तो ये बताइए कि हम क्या इस इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझ सके कि ICC चैंपियन ट्रॉफी हमारे लिए कितनी वाइटल है, क्योंकि हमारी पोजीशन भी अच्छी है और अगर हम पॉइंट्स गेन करते हैं तो बड़ा वाइटल चांसेस है हमारे पास कि हम उसके फाइनल की तरफ क्वालिफाई कर सके। इरफान साहब, मुझे तो कभी कभी ये एहसास हुआ है, स्पेशली कराची में, आपको पता है मैं कराची से बेस करता हूँ, तो मैंने वो टेस्ट मैच पूरे का पूरा देखा। मुझे तो एक लम्हे पे ये एहसास हुआ जैसे हमें पिंडी के बाद कराची की विकेट बनाते हुए तो ICC टेस्ट चैंपियनशिप याद भी नहीं है शायद। हम तो उसी दुनिया में रह रहे हैं कि यहाँ पे बस शिकस्त ना हो जाए। भाई दुनिया तब्दील हो गई है। यहाँ पर अगर आप नहीं जीते या इंग्लैंड को कल को आपने नहीं हराया तो कौन आपको अपने मुल्क पे जीतने देगा? वो तो अपनी स्ट्रेंथ पे विकेटें बनाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का सबका माइंडसेट आपको पता है, वो तो जीत के लिए मैदान में उतरते हैं। तो मुझे तो इरफान ये डाउट भी होता रहा कराची टेस्ट के दौरान बैठ कर कि हमें याद भी है कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप के कोई पॉइंट्स भी कोई किसी चिड़िया का नाम है और वो हमने जीतने भी हैं। हम तो, आपने ठीक कहा, इस वक्त नंबर 2 पर हैं, बट उसकी वजह हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं। वो के वेस्ट इंडीज में टेस्ट अगर हम ना हारते तो शायद और बेहतर पोजीशन में होते। बड़ा क्लोज टेस्ट हम वो आ रहे थे। बट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है अब तक जो हमने पिचेस की हवाले से डिसीजन मेकिंग की है, जो हमारी अप्रोच रही है। और एज अ क्रिकेट लवर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ऑलरेडी ये 0-0 पर है सीरीज, और खुदा ना खास्ता अगर लाहौर का नतीजा भी 0-0 आ गया तो हम अपनी क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं? हमने क्या दुनिया को पैगाम दिया है? अल्लाह अल्लाह करके टीमें यहाँ पर आई हैं, अब सारे मसले हल हो गए, तो कल को हम ये ना कर बैठे इरफान कि हम टीमों को इतना बदल कर दें कि वो बोले भाई यहाँ जाके तो ना जीतेंगे, ना हमें कुछ मिलना है, ना स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट यहाँ होती है, तो भाई यहाँ पे जाओ ही नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई सोच भी आए, लेकिन हमने कोई अच्छी अब तक मिसाल नहीं कायम की है। जी, अब्दुल गफ्फार से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अब्दुल गफ्फार से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा गफ्फार भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी अब जो स्टैट्स बताते हैं लास्ट 2 डेकेड्स के, खासतौर पे 1 डेकेड की बात कर लेते हैं चले हम, कि 90 से 95%, 90% अबव के स्टैट्स बताते हैं कि अब टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और हर टीम विकेट्स की ली जाती है, जिसके अंदर अप्रोच नज़र आती है कि स्ट्राइक रेट भी सब टीमों का 4+ पे खेलती है 90%। कोई इस पोजीशन बुरी हो, फंसी हो टीम, तो वो जाके 2 या 3 के स्ट्राइक रेट पे खेलती है। हम पिंडी का टेस्ट देख लें, पूरा हमने डोमिनेट किया बट स्ट्राइक रेट हमारा बिलो 3 रहा, फिर थोड़ा सा बेहतर जाके सेकंड इनिंग्स में हम 3 से अबव गए, फिर भी 4 पे नहीं जा सके। इसी तरह हम सेकंड टेस्ट के अंदर भी बात करें तो वो तो पोजीशन ही हमारी बहुत बुरी होगी, तो हम बिल्कुल ही एक शेल में चले गए, सर्वाइवल की गेम में पड़ गए हम। चले उस पर क्रेडिट हम सेपरेट देते हैं, वो लहदा बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपको लगता है, मेरा मानना वैसे गफ्फार भाई इसमें ये है कि 2010 के इंसिडेंट के बाद एक जो शल में गई टीम स्पॉट फिक्सिंग के बाद, मिसबाह उल हक की लीडरशिप की जगह बात कर रहे हैं, बट उसने ओवरऑल एक हमारा कल्चर जो थी, जो माइंडसेट था क्रिकेट का, वो चेंज किया। टीमें सारी ODI के अंदर 300+ पे जा रही थी, हम 220-30 की क्रिकेट पे आ गए। टेस्ट क्रिकेट भी हम सिर्फ UAE के चैंपियन बने, UAE के अंदर अच्छा करते थे। एक हमारे पास टॉप स्पिनर सईद अजमल थे, फिर उसको यासर शाह ने उनको टेकअप कर लिया। जो बॉलिंग की क्लास थी वो भी हमारी काफ़ी डिबैकल में जाना शुरू हो गई। अभी जैसे हम देखते तो हमें कोई भी ऐसा टेस्ट बॉलर नज़र नहीं आता जो 5 या 6 आउट करके देगा। रेयर आउट ऑफ द ब्लू मून कोई एक आधा विकेट, एक ऐसा स्पेल आ जाता है, बट कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जिस तरह सईद अजमल या यासर शाह आउट करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। पेस अटैक के अंदर हमारे एक्सपोज हो गए। इवन उनके पेस अटैक की बात करें तो एक कमंस का बड़ा अच्छा स्पेल आया, फिर इसी तरह हमने उनका स्टार्क का एक स्पेल बड़ा आउटस्टैंडिंग देखा, बट हमने अपने किसी भी पेस बॉलर का इस तरह का स्पेल नहीं देखा जिसने उनको बॉदर किया हो। तो क्या समझते हैं आपको, ये स्टेट ऑफ माइंड का मसला है या अब जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वो हमारी हैम्पर हो गई है? देखें, एक्चुअली हमारी बैटिंग क्वालिटी जो है वो माजी की तरह, जैसे इंजमाम, यूसुफ, यूनुस जब खड़े होते थे या सईद अनवर, तो ये बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, फिर ये इम्पैक्ट इनिंग खेलते थे। आपने जितनी सेंचुरीज निकाल के देख लें तमाम ग्रेट प्लेयर्स की, इन्होंने जब खेला है तो फिर प्रॉपर खेला है, और फिर वो इनिंग ऐसी है जिनकी हाईलाइट्स भी हम बार बार देखते हैं। बाबर आजम के अंदर क्वालिटी है, और रिजवान तो खैर बहुत बड़े दिल के प्लेयर हैं, फाइटर हैं, बट हमारे पास बैटिंग में आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी सी अप्रोच हमारी टेस्ट टीम की रही है कि हम डोमिनेट नहीं करते, हम थोड़ा सा
एक सेफ ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसकी एक वजह है इरफान, आप जिस तरह की पिचेस पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं ना डोमेस्टिक की, और जिस तरह प्लेयर उन पे खेलने के आदी होते हैं, वैसी ही वो अप्रोच दिखाएंगे बाहर जाकर। आप जब तक अपने घर को ठीक नहीं करेंगे ना और अपनी पिचेस को, तब तक ये अप्रोच आपकी ठीक नहीं होगी। आप थोड़ा सा मुकाबले की फिजा तो कायम करें। देखें, आपको बहुत अच्छी तरह पता है इरफान के, अब तो इंग्लैंड के अंदर 400 रन बनते रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर 350 रन बनना मामूल हो गया है, जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 300 प्लस की विकेटें हैं। वहां पर बाउंस बहुत अच्छा है, तो वहां पर बॉलर और बैट्समैन दोनों की आजमाइश होती है। और कभी कभी वहां बाउंस जो है ना वो उल्टा खतरे की बात बनता है। अगर आप एबी डिविलियर्स की बैटिंग देखें, डेविड वार्नर की, तो ये तो बाउंस के ऊपर भी उन्होंने मिस्टर 3D क्यों कहते थे इन सब प्लेयर्स को, जैसे स्पेशली एबी डिविलियर्स को, कि उन्होंने उन बॉलर्स की स्ट्रेंथ जो बाउंस थी उसका भी काउंटर निकाल लिया, कि उन बाउंस को पीछे खेलना शुरू कर दिया अजीब अजीब एंगल पे। हमें, आपने कभी देखा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसे शॉट खेलते हुए? हम तो बहुत नॉर्मल क्रिकेट की किस्म की बैटिंग करते हैं। हमारे पास तो वो कहते हैं ना, वो जो चीकी शॉट जिसको कहते हैं, वो सारे प्लेयर्स खेलते हैं विकेट के पीछे, हमें तो जी वो आते ही नहीं है। उसकी वजह ये है इरफान कि आपके पास विकेट ही नहीं है। आपने अपने प्लेयर्स को वो अब तक पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट नहीं दिया। दूसरा, कुछ बैटिंग क्लास का भी फर्क है। मैं एक बात जरूर बोलूंगा, अजहर अली मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, 19 सेंचुरी उनकी हाल में 20 हो गई हैं, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बट वो जो एक मोहम्मद यूसुफ, यूनुस, इंजमाम की जो एक डोमिनेंस होती थी ना, वो जब वो बैटिंग करते थे तो फिर वो बिल्कुल ही बॉलिंग लाइन बेबस हो जाती थी। थोड़ा सा मुझे लगता है वो उस तरह का एलिमेंट मुझे उनकी बैटिंग में दिखाई नहीं देता। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो हमारी 4-5 साल की जो सबसे बड़ी कमोडिटी मिडिल ऑर्डर में थी वो हारिस सुहेल थे। मेरी अभी भी रिसेंटली भी उनसे बात हुई, पहले भी उनकी फिटनेस का पूछा, उनके दूसरे भी इश्यूज कई दफ़ा बोर्ड बताता था बट ही डिनाइड, उन्होंने कहा ऐसा कोई मेरा इशू नहीं था। अब जिस तरह की 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस थी या टेस्ट के अंदर 2-3 साल की उनकी परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन थी नहीं आपके पास। और जिस तरह वो ग्रो कर रहे थे, ग्रूम कर रहे थे अपने आप को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और ओडीआई के अंदर भी 47 की एवरेज, टेस्ट के अंदर भी समहाउ सेम एवरेज, स्वाय एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ के कोई उनकी सीरीज़ बुरी नहीं गई और एक सीरीज़ की बेस के ऊपर उनको हटा दिया गया जिसपे शान मसूद और इन दोनों को हटाया गया था। तो उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी, असर शफीक ने पहले चले अच्छा परफॉर्म नहीं किया दोबारा, तो अब मेरा ख्याल है वो कभी आएंगे भी नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर के हारिस सुहेल के साथ दूसरा बैकअप आपने प्रिपेयर करना शुरू किया है सऊद शकील को। सऊद शकील को ओडीआई में चांस मिलता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, टेस्ट के स्क्वाड में वो होता है। अगर आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूं कि ऑलरेडी रिजर्व में था, तो सऊद शकील रिजर्व में था जब फ़हीम अशरफ इंजर्ड हुआ, तो इफ्तिखार को कहाँ से ला के दोबारा T20 स्पेशलिस्ट को उधर आपने टेस्ट खिला दिया और परफॉर्मेंस आपके सामने है, ना बॉलिंग में ऐसा कर सके ना बैटिंग में कर सके। तो ये मिडिल ऑर्डर दो आपके पास ऐसे ऑलरेडी मौजूद है जिसको आप नेक्स्ट फवाद आलम बनाने के चक्कर में दोनों को ज़ाया किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? इरफान, आपने ठीक याद दिलाया, जो हम अभी रो रहे थे वो सारा कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें इफ्तिखार का तो सिलेक्शन हमने जिक्र ही नहीं किया। आपने अच्छा किया कि वो जिक्र कर दिया। हम इतने भी नेगेटिव हो गए हैं कि हम 7वें नंबर पे भी एक बैट्समैन को खिला के तो उसकी बॉलिंग को भी काउंट कर रहे हैं। खुदा के बंदो, वो कभी भी टेस्ट बॉलर नहीं था और इतने नीचे नंबर पे आपको क्या जरूरत पड़ी है जब आपके पास पहली, अब तो रिजवान बाबर, आपके पास अजहर अली, अब्दुल्ला शफीक, इमाम, फिर विकेट भी आपने वो अगेन इतनी फ्लैट विकेट बनाई हुई है। तो बहुत ही शॉकिंग सिलेक्शन दिया। टोटली एग्री। या तो आप खिलाते तीसरे स्पिनर को वहां पर, या फिर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाते, जो कि सऊद शकील का हक था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। या फिर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर पे जाते, आप जाहिद महमूद को खिला देते, या आप किसी फास्ट बॉलर पे चले जाते। तो ये है एक प्रॉब्लम, लेकिन सीखेंगे मेरे ख्याल में इरफान। इसका हम यही एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं कि ये टेन्योर जिनका भी है, चाहे वो रमीज राजा का बतौर चेयरमैन है, सकलैन मुश्ताक का है, बाबर एक बड़ी टीम के खिलाफ पहली मरतबा पाकिस्तान में लीड कर रहे थे। आई रियली होप कि हम सब इस प्रोसेस से सीखेंगे और सीखना भी चाहिए, क्योंकि आगे इंग्लैंड ने आना है। फिर हम होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह, अब तो हमने माशाल्लाह अपने मुल्क में क्रिकेट खेलनी है, तो हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की मिड ऑर्डर की और सऊद शकील की, मैं ये बिल्कुल वनडे में भी ये बात करूंगा। आपको याद होगा इरफान, जिस तरह हमने 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, हमने किस तरह से 4 यंग लड़कों को टीम में शामिल किया, पहले आजम खान, फिर खुशदिल शाह और कुछ प्लेयर्स को, और फिर किस अंदाज से हमने उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया। ऐसे नहीं होता। आप यंगस्टर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपको याद है ना इरफान, एक जमाने में वो एक पीसीबी के डिजिटल हैंडल पे वो वीडियो आई थी कि चीफ सेलेक्टर साहब सबको फोन कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो फोन क्या एक ही दफा करना था, अब आप दोबारा भी कर लेते, आप लोगों को बताते कि आप क्यों नहीं खेल रहे, अब्बास पाकिस्तान की टेस्ट टीम में क्यों नहीं है।
अब्बास को पता होना चाहिए। और वो या उसका सऊद कॉन्फिडेंस शकील कहाँ पे जाएगा या उस लड़के का? नहीं खेले तो जी, उस लड़के का कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाएगा जो पहले बेचारा टीम में आया, सारी सेलिब्रेशन की, अपना उसने मोराल अप किया और विदाउट नो रीजन उसको निकाल बिल्कुल दिया गया। वो तो बेचारा सारी जिंदगी उस शेल से निकल नहीं पाएगा। बिल्कुल। स्पेशली देखिए T20 वर्ल्ड कप में आपने जो प्लेयर्स को रख के जिस तरह फिर उनको आउट किया, देखिए ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। गलती पहले थी, बाद में दैट इज समथिंग एल्स। मैंने क्रिकेटर्स के बहुत करीब से देखा हुआ है। जिंदगी के चंद साल ही होते हैं इरफान, आप भी बहुत अच्छा समझते हैं। जी बहुत हर कोई बाबर आजम नहीं होता, हर कोई मोहम्मद रिजवान नहीं होता। कुछ प्लेयर इफ्तिखार की तरह भी होते हैं, कुछ प्लेयर आजम खान की तरह होते हैं, जिनको यही सही जिंदगी में वो मेहनत करते रह जाते हैं कि कब वो स्टैब्लिश हो जाएं। उनके लिए एक एक चीज की अहमियत है। तो आपको इस तरह के डिसीजन लेने से पहले प्लेयर्स के बारे में सोचना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट एलिमेंट उनका होना चाहिए और फिर आप उनको लूप में रखें। तो ये बहुत जरूरी है। जी गफ्फार भाई, अभी डिस्कशन आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं, बट अभी लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। अब्दुल गफ्फार से T20 और ओडीआई स्क्वाड के वाले से भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, उसमें गफ्फार भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम देख रहे हैं, मैं क्रेडिट इधर देना चाह रहा हूँ रिजवान को, और मैं बाबर दोनों की भी बात करना चाहूँगा आपसे। रिजवान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर फॉर्मेट में अपने आप को ग्रूम करता है। T20 के अंदर आप जैसे हम शॉट्स की बात कर रहे थे, ही इज़ द ओनली प्लेयर जिसने हर तरह की शॉट डेवलप की। कहाँ वो उससे दायरा पार नहीं होता था 16 यार्ड का, अब कहाँ वो हर तरह की शॉट्स करता है और ओपनिंग में जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। टेस्ट के ओडीआई की बात करें, खासतौर पर टेस्ट के अंदर उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो उन्होंने टेस्ट मैच जिताया पाकिस्तान को कराची में, और इसी तरह भी जितनी बाबर की इनिंग्स को क्रेडिट देते हैं, रिजवान की इनिंग्स को भी देना चाहिए। और जिस तरह खूबसूरत आके जिस नंबर के आके खेला और जिस तरह टेल के साथ एंड में खेला, 11-12 ओवर रहते थे जब टेल शुरू हो गई थी, बाबर और फ़हीम आउट हुए तो, और उन्होंने किसी जगह पे अपनी गेम को नहीं रोका। जो उनकी दिलेरी थी, उनके फेस एक्सप्रेशन थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उस पर जितना सलूट किया जाए वो रिजवान को काम है। पहले मैं रिजवान का आपसे पूछना चाहूँगा और उसके बाद फिर बाबर की भी बात करना चाहूँगा कि बाबर ग्रेजुअली सीख रहे हैं, वो बॉर्न कैप्टन नहीं है। कराची किंग्स में भी उन्होंने बड़ा सफ़र किया, पाकिस्तानी टीम के अंदर भी मेरा मानना ये है कि उनकी कैप्टनसी के अंदर अभी बड़े लूप होल्स हैं। वो बड़ी अभी वो मिसबाह उल हक वाली, मेरा तो मानना ये है, शायद कई लोगों को बुरा भी लगता है कि वो थोड़े डरे हुए खेलते हैं अपनी नेगेटिव अप्रोच के साथ। जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर भी हम 5-6 के स्ट्राइक रेट पे 6 ओवर खेलते हैं, बाकी टीमें 10 के एवरेज के ऊपर जाकर खेलती हैं, हम स्ट्राइक रेट हमारा 5-6 का होता है, लेटर ऑन उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जो हो नहीं पाता। जिस तरह हम सेमीफाइनल में भी मार पड़ गई हमें। तो बाबर ने इस दफ़ा पहली दफ़ा हमें लगा कि जो उसके ऊपर पाकिस्तानी नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन माना जाता है, वो उसने प्रूव किया। तो पहले रिजवान का बताइए और फिर बाबर का बताइए, किस तरह उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। देखिए रिजवान बाबर के साथ मैं एक पॉइंट पहले ऐड करना चाहूंगा, शाहीन का। वो तस्वीर देखी ना आपने इरफान, जो कल आई थी, तीनों को वो आईसीसी ट्रॉफीज मिल गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये याद नहीं है कि ये तीनों क्रिकेटर आईसीसी के तमाम मेजर अवार्ड जीत कर दुनिया के सामने हीरोज बने हैं। जी भाई इनको रिस्पेक्ट दें। इनको रिस्पेक्ट कैसे दें इरफान, कि रिजवान बाबर शाहीन के होते हुए आप अच्छी पिचेस बनाएं, अपने प्लेयर्स पर एतमाद करें कि ये दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। आपको क्या ख्याल है इरफान कि आईसीसी का अवार्ड मिलना कोई मामूली बात है? पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमों के बेस्ट प्लेयर्स उस रेस में शामिल हो, और आपके 3 प्लेयर इंक्लूडिंग फातिमा सना जिन्होंने वुमेन इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड हासिल किया, आपके पास इतना टैलेंट आ रहा है इरफान, बट आपने पिचेस ऐसी बनाई। रिजवान बाबर की मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की है इरफान, जो आपने जैसे बाबर की इनिंग का जिक्र किया, वो जो जावेद मियांदाद करते थे, इंजमाम उल हक करते थे, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस व्हेन नीडेड। कि जब बाबर को रन्स करने थे तो बाबर ने तब रन्स किए, उसने कोई लूजिंग कॉज में रन नहीं किए, उसने मैच बचा के दिया। ये बहुत बड़ी इनिंग थी, ये बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बाबर ने तो गेन किया है, बट हमारे पूरे क्रिकेट सिस्टम ने अडॉप्ट किया है। अब आई रियली होप इरफान की इनिंग देखने के बाद, रिजवान की बैटिंग देखने के बाद, अब्दुल्ला शफीक का जिस तरह परफॉर्म करना देखने के बाद, हम थोड़े दलेर हो जाएं एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ मैनेजमेंट, कि हम पिचेस भी वैसी बनाएं। देखिए शाहीन हसन अली को अगर आप थोड़ा सा मार्जिन देंगे ना, गेंद जहाँ रिवर्स हो रहा हो, तो ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लेवल पे अगर ऑपरेट ना भी किए तो उनसे कम भी नहीं होंगे, बिकॉज ये भी दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। तो हमें अपने उस किलर इंस्टिंक्ट पे जाना पड़ेगा जो 90s में था। वसीम वकार, शुएब, तकलैन, जो खेलता था वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर था,
और हम दुनिया में हर जगह जीतते थे। कहाँ क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट बड़ा क्लियर बड़ा था तेज था। कि हम जीतने के लिए आए हैं। तो मुझे बस यही बात करनी है कि रिजवान बाबर के मुतालिक हम क्या कहें, उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं इरफान। वो तो नहीं पाकिस्तान इसमें का इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो पहचान बन गए हैं, हमारे लिए बाइसे और फख्र हैं। बाबर की जो बस इनिंग्स है ना जी, खुदा के लिए उनको अब इज्जत दें अच्छी पिचेस बनाकर। बिल्कुल ठीक है। और बाबर की इनिंग्स से मैं बात करूं तो मैं 2 डेकेड को अगर रिकॉल करता हूं ना, मुझे एक मोहाली का टेस्ट याद आता है जिसमें कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक ने सेव किया। फिर शुएब मलिक की श्रीलंका के अंदर एक इनिंग्स है जिसमें लास्ट डे बिल्कुल पूरा कोलंबो खेल के वाली। उन्होंने मैच बचाया। और ये एक डेकेड के अंदर ऐसी इनिंग्स देखने को मिलती है किसी प्लेयर की तरफ से। और ये अगर पूरे एक डेकेड की इनिंग्स बोला जाए तो कहना गलत नहीं होगा, ये इतनी ज़बरदस्त इनिंग थी, इसलिए हम उसको एडमायर भी कर रहे हैं। अच्छा, बैटिंग के अंदर लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है ये, जैसे आपने अज़हर अली की बात की, फ़वाद आलम की बात की, अज़हर अली पे थोड़ा ज़्यादा बात कर लेते हैं कि जैसे यूनुस खान और मिसबाह लग गए तो सारा ऑनर्स इनके ऊपर था एज ए सीनियर प्रो। असद शफीक के ऊपर भी था, असद शफीक नहीं परफॉर्म कर सके, उनको जल्दी बाहर कर दिया गया। यंगस्टर ने कुछ आके फ़वाद आलम ने वो जगह रिप्लेस की बेसिकली। अब आपको लगता है कि अज़हर अली अगर 5 मैचेस के अंदर या 4 इनिंग्स के अंदर एक इनिंग में बड़ा शो कर देंगे, 3 में स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर पीछे लॉट अवेलेबल है। आपका कामरान गुलाम जिसने 37 साल का लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, हर फॉर्मेट में स्कोर कर रहा है, वो लड़का आपके पास प्रिपेयर कमोडिटी है। अब टाइम आपको लगता है आ गया कि यंगस्टर को दे के एक दफ़ा आगे चलें हम, या अभी भी चांस देना चाहिए इसी तरह? देखिए अजहर अली की बैटिंग, जब मिसबाह यूनुस से, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिसबाह यूनुस ने बहुत अच्छा खिलाया भी इनको, क्योंकि वो प्रेशर ले लेते थे। अगर कभी विकेट गिरती भी थी तो मामूल की बात थी, 50 पे 2 आउट हो रहे हैं यूनुस और मिसबाह ने निकालना है, 300 तक ले जाएंगे, इतनी ज्यादा हमारी रिलायबिलिटी थी। और फिर हमने देखा कि अजहर अली ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की। मैंने वो 300 जो उन्होंने किया था दुबई के अंदर, पिंक बॉल टेस्ट के अंदर, मैंने वो कवर किया हुआ है। उसके तरह उन्होंने सिडनी में भी डबल किया हुआ है हंड्रेड किया उन्होंने। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में जाके, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन किए हैं, इंग्लैंड में रन किए हैं। बट आप ठीक कह रहे हैं कि मिसबाह यूनुस के जाने के बाद वो जिस तरह से मिसबाह और यूनुस ने एक कहते हैं ना टीम को संभाला हुआ था, अजहर अली अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं कर पाए। एक तो हमने गलत ये भी किया इरफान, हम भी, आपने अभी बड़ी सही बात की थी, हैंडलिंग भी कैसे करते हैं। सबको पता है कि अजहर अली कैप्टनसी मटेरियल नहीं साबित हुए थे, हमने फिर उनको कैप्टन बनाया 1 साल के लिए, फिर वो स्ट्रगल करते रहे, फिर हमने बाबर को दिया। तो हम ये भी तो बहुत करते हैं ना कि हम प्लेयर को सेट होने का मौका भी नहीं देते। दूसरा, एक और मेरे जहन में पॉइंट जरूर है, क्रिकेटिंग एंगल है इरफान, ये कि पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलता है। अल्लाह अल्लाह करके तो हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली है पाकिस्तान में, वरना तो हम साउथ अफ्रीका से भी 2 खेले, 2-2 श्रीलंका चलो, से भी 2 खेले, बांग्लादेश से, फिर उसके वेस्ट बाद इंडीज से भी 2। T20 वर्ल्ड कप आ गया इरफान, तो हमने पूरे साल में कोई 4-5 टेस्ट भी नहीं खेले। तो हमारे टेस्ट प्लेयर जितने भी हैं स्पेशलिस्ट, वो सब बहुत लॉन्ग गैप के बाद खेलते हैं। इतना आसान उनके लिए भी नहीं होता इरफान कि आप 4 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वो के वनडे भी नहीं खेलते। इसी तरह फवाद आलम का भी ये प्रॉब्लम है, बट ये एक्सक्यूज नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सक्यूज है, बट हमें थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को भी इस लिहाज से अहमियत देना पड़ेगी कि अब हमारे मुल्क में इरफान क्रिकेट वापस आ गई है, तो हम हर टीम से 3 मैचेस की सीरीज तो कम से कम खेलें। हम 2 मैचेस पे इक्तफा नहीं करें, क्योंकि कभी कभी एक 4 महीने के कमबैक के बाद तो आपको एक टेस्ट मैच तो सिर्फ रिदम लेने में बन जाता है। आई रियली होप इरफान, आप देखिएगा कि अजहर अली का प्लेइंग पैटर्न यही रहा है कि वो पहले शुरू में जरा रन कम करते हैं, बट एकदम पीक करते हैं टुवर्ड्स द एंड, जब उन पे प्रेशर ही बिल्ड होता है। तो उनकी 12-19 टेस्ट सेंचुरियां हैं, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है, हमें उसका क्रेडिट भी उनको देना पड़ेगा। बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि जिस तरह मिसबाह यूनुस के इंतजाम एक बहुत सर्टन स्टेज पर आकर एक तरह से वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने थे, अजहर अली को थोड़ा सा इस चीज को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इवन अगर आप मुझसे पूछें तो असद शफीक भी इसी पैटर्न की वजह से बाहर हुए, 70 मैचेस वो खेल गए थे, बट उनका एवरेज 40+ भी नहीं था। तो ये है थोड़ा सा, यहाँ प्लेयर्स को अपने इंडिविजुअली चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी अब नेक्स्ट बात करना चाहूँगा जो स्क्वाड अनाउंस किया गया T20 और ODI का, उसमें अगर आप अपना लास्ट पॉइंट देना चाहें कि आपको लगता है कि लाहौर जो कल मैच खेला जाएगा तीसरा, उसमें 3 पेस बॉलर के बजाय 2 को खिला के 3 स्पिनर के साथ जाया जा सकता है? आपको लगता है ज़ाहिर महमूद को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तो सेम टीम खिला दी, इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं रीड कर लिया कि वही विकेट है जैसे कराची की विकेट थी। पाकिस्तान को अब कॉल ये लेनी है कि जाहिद महमूद को लेग स्पिनर को खिलाना है नहीं खिलाना। आपको पता है इरफान मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हम बहुत ही कम चांसेस लेते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। शायद कोई छोटी टीम होती तो हम बात करते। असूली तौर पे मैं तो इस हक में हूँ इरफान के जाहिद महमूद को आपको डेब्यू कराना चाहिए। आपका बॉलिंग अटैक एक ऑलराउंड कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप फ़हीम अशरफ की जगह खिला दें, क्योंकि फ़हीम अशरफ का इन विकेटों पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब तो आपके पास बैटिंग भी लंबी है, आपके पास तो साजिद, नमान, हसन सभी रन करते हैं जी। तो या तो फिर साजिद में से
या नुमान में से स्पेशली साजिद की जगह आप खिला सकते हैं। बट इरफान मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को जितना मैं समझता हूँ, मैं आई विल बी वेरी सरप्राइज कि कोई चेंज हुआ और मुझे नहीं, लगता उसमें है कि मेरा चेंज होगा। फारवी मानना ये है कि लेग स्पिनर जो है सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग आपके पास ऑप्शन होती है। और बाहर ऑस्ट्रेलिया ने देख लेना, हेजलवुड को बैठा के नए लड़के को डेब्यू कराना आसान नहीं था, बट दे कंसीडर्ड इट, क्योंकि लेग स्पिनर हमेशा विकेट टेकर होता है। ओबियसली रन भी थोड़े कंसीड कर सकता है, बट वो एक अच्छी ऑप्शन थी। चलें उस पर देखते हैं कल क्या फैसला आता है, क्या अनाउंसमेंट आती है। थोड़ा सा बात कर लें T20 और ODI स्क्वाड के हवाले से। कई नाम उसमें ऐड किए गए, हारिस की, मोहम्मद हारिस की आपसे मैं लेना चाहूँगा। आप ज़ल्मी का पार्ट भी है, ज़ल्मी ने बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किया और क्या खूबसूरत हमने इनिंग्स देखी। मुझे तो ये लगता है कि सेकंड ये रिजवान तैयार हो गया हमारा किसी तरह भी इंटरनेशनल सर्किट के लिए। और ओपनर की जिस तरह की आपने लॉर्ड की बात की, ये शायद नाम हम भूल रहे हैं कि जो सबको एक घंटी बजा रहा है कि मैं रेडी हूँ बिल्कुल, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। फिर इसी तरह हैदर अली आ गए, आसिफ अली आ गए और आसिफ अफरीदी, दो लड़कों का बेसिकली नाम इस सीरीज़ के अंदर आ रहा है। उनका भी पहली दफ़ा स्क्वाड में नाम आया। तो ये दो नाम को कैसे देखते हैं? फिर जो जिनके नाम नहीं आए वो मैं सेपरेट पूछ लूँगा आपसे। देखिए, एक तो ये कि T20 एक ही था, तो उसमें तो सिलेक्शन पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एक मैच पे आप क्या बात करेंगे, सीरीज तो है नहीं। लेकिन इरफान ये ज़रूर है कि अब आपकी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने क्या मिलकर फैसला किया है, तो ऑन पेज है, ऑन एक पेज पे है कि नहीं। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका टूर पे हमने यही बहुत तनकीद की थी सिलेक्शन कमेटी पर कि तब भी हफीज, फखर जमान, शर्जील खान भी उस वक्त थे, रिजवान बाबर भी थे और यही दोनों ओपन कर रहे थे, आपको याद है। जी। तो हमें यही प्रॉब्लम थी भाई कि फिर हमारे पास मिडल ऑर्डर में कौन है। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप जरूर सिलेक्ट करें हारिस को भी, आप जरूर चांस दें आसिफ हफीदी को स्क्वाड में, बट ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने इनको खिलाना कहाँ है और कब खिलाना है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो पैटर्न बना हुआ है सिलेक्शन का, रिजवान बाबर तो मौजूद हैं T20 में एज अ ओपनर, बट वनडे में आप क्या करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी के अब आप वो ये भी देखें ना इरफान, एक ये भी बड़ा मसला हो गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेस रिलीज से आ जाती है, हाँ वरना ऐसे ही। बंदा ये पूछे कि भाई आप क्यों, मेरी ज़हन में सवाल आ रहे हैं, आवाम के ज़हन में भी होंगे। मतलब हाँ। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि मोहम्मद हारिस जो है वो वनडे टीम में किस नंबर पे खेलेंगे, सिलेक्टर ने क्या सोचा है। या आसिफ आफरीदी इमाद वसीम का रिप्लेसमेंट है, या इमाद वसीम क्यों नहीं है स्क्वाड के अंदर। इसी तरह आपने जो है वो बाकी जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, जो कि ये सवाल प्रेस रिलीज से आएंगे ना इरफान, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं क्योंकि गफार भाई लास्ट आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तज्जिया कर लेंगे बट शायद हम उसको एक्सप्लेन ना कर पाएंगे हाँ, सिलेक्शन क्यों रीजन हुआ क्या है, है। उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। लास्ट मुझे ये बताइए, ये दोनों बाकी तो 90% वही सिमिलर टीम है जो पहले टीम का पार्ट थे लड़के, वही सारे उन्होंने 20 लड़के अनाउंस कर दिए। दो प्लेयर निकाले गए, एक तो माद वसीम का आपने नाम ले लिया, किसी टाइम के अंदर उनको वाइस कैप्टन भी कंसिडर किया जाता था और शायद कैप्टन की दौड़ में भी थे। अब वो आस्ता आस्ता करते करते सारे फॉर्मेट से निकलते चले जा रहे हैं, उनको कंसिडर नहीं किया गया, इवन तो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। अब उसके साथ साथ हमने देखा कि सरफराज, सबसे वाइटल क्वेश्चन, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरफराज आल दो कि वी नो कि रिजवान ने बड़ा अच्छा कम बैक किया, शायद उनसे बेहतर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, बट सरफराज के साथ जिस तरह कैप्टनसी गई, टीम में पहले नाम आता था, खिलाया नहीं जाता था, अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि पहले टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल से नाम उनका दोबारा डिडक्ट किया गया, अब बिल्कुल नाम निकल गया। तो कैसे देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर आप? देखिए, सरफराज बतौर कप्तान जब उनको तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हाथ धोने पड़े और ऑब्वियसली उनको टीम से भी निकाल दिया गया था, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जहां वो उसको दुनिया की नंबर 1 टीम को लीड कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट उसके बाद इरफान, मेरी हमेशा ये तनकीद रही सिलेक्शन कमेटी पर कि एक साबिक कप्तान और एक सीनियर खिलाड़ी कभी भी नंबर 2 नहीं हो सकता, वो नंबर 1 होता है या फिर वो प्लान्स में नहीं होता। बिल्कुल। उस लिहाज से तो ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि आप मोहम्मद हारिस को, आपको याद होगा न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनको सिलेक्ट किया गया था बट फिर वो सीरीज नहीं हुई, तो उस लिहाज से तो ये सोच ठीक है सिलेक्शन कमेटी की कि आप एक यंगस्टर को ग्रूम कर लें। चूंकि देखिए 2022 में इस साल वर्ल्ड कप है, 2023 में फिर मेंस वर्ल्ड कप है, फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आपको बैकअप तो चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि 2025 के लिहाज से हम सरफराज को देख रहे हैं, हमें यकीन तौर पर किसी यंगस्टर को ही देखना चाहिए। हमें अगेन आई एम रिपीटिंग कि उनके साथ ज्यादती हुई, तीनों फॉर्मेट से एक साथ उनको बाहर किया गया, उनको कप्तानी से भी जो है वो सबकदोश किया गया, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन हालात में मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि सरफराज अहमद बजाय इसके कि वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर सिर्फ दुनिया घूमते रहें या वो स्क्वाड में रहकर सिर्फ जो है वो खेल ना पाएँ, तो इससे बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से कि आप किसी यंगस्टर को ग्रूम कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता रिजवान की जगह
अगर हमें किसी प्लेयर की जरूरत पड़ती है तो हमारा एक बैकअप जो है वो तैयार हो। बिल्कुल ठीक है गफ़ार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ी मेरा ख्याल है फ्रूटफुल और बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही। इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी अब्दुल गफ़ार की। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।